नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। वर्तमान महामारी के बीच भी हमारे किसान भाई बहन और खेतीहर मजदूर लगातार परिश्रम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, मंडियां जा रहे हैं, जिससे कि हमारे घरों में भोजन की कमी ना होने पाए। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि समय से पहले कृषि से संबंधित तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएं। अपने कार्यक्रम में हर बार आपके लिए लेकर आते हैं 3 सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती हैं। अपने आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे छोटा प्रसंस्करण बड़ी कमाई के बारे में, साथ ही मिलवाएंगे सफल किसान से और अंत में बात होगी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, प्रसंस्करण अब धीरे धीरे बड़ा उद्योग बनता जा रहा है। खेती के साथ साथ अगर आप प्रसंस्करण भी करें तो अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं। ये व्यापारियों को तो मालामाल कर ही रहा है, साथ ही किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार ला रहा है। इससे फसल को नुकसान होने से भी बचाया जा सकता है। अगर आप अपनी किसी फसल को प्रसंस्कृत करते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं और युवाओं के लिए ये एक बेहतर विकल्प उभर कर सामने आ रहा है। तो किस तरह से आप एक छोटी सी प्रसंस्करण इकाई लगाकर भी बड़ी कमाई कर सकते हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भारत काफी आगे है, लेकिन प्रसंस्करण के मामले में दूसरे देशों के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। सब्जियों और फलों को ही ले लीजिए, इनकी उपज में भारत दूसरे स्थान पर है, लेकिन सिर्फ 2-3% उपज की ही हम प्रोसेसिंग कर पाते हैं। सरकार प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की हर तरह कोशिश कर रही है। यही वजह है कि फल और सब्जी प्रसंस्करण के लक्ष्य को सरकार ने बढ़ाकर 20% कर दिया है, जबकि पहले ये महज 6% था। वहीं मूल्य संवर्धन का लक्ष्य 20 से 35% है। अच्छी बात ये है कि प्रोसेसिंग में कम गुणवत्ता वाले फल और सब्जियां काम आ जाती हैं। बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण के लिए भारी मशीनें और बहुत ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती है। आम किसान के लिए इतना संसाधन जुटाना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि छोटे स्तर पर प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए लगातार कोशिशें हो रही है और सरकार इसमें पूरी मदद कर रही है। ये ऐसी इकाइयां हैं जिन्हें किसान भी कम लागत में स्थापित कर सकता है और अपनी फसलों से बेहतर कमाई कर सकता है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विश्वविद्यालय इसी काम में लगा है। यहाँ सेब प्रसंस्करण के लिए छोटी छोटी मशीनें बनाई जा रही है। छोटे पैमाने पर आप सेब का प्रसंस्करण या यूं कह लीजिए कि मूल्यवर्धन आसानी से कर सकते हैं। इस काम के लिए सबसे पहले फलों को छांटकर धो लेंगे। धोने के लिए क्लोरीन और पोटेशियम मेटावाइट की जरूरत होगी। धुले फलों के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। कटे फलों को इस मशीन में डालकर क्रश करेंगे और हाइड्रोलिक प्रेस से दबाकर रस निकाल लेंगे। अगर इसमें 0.02% एस्कॉर्बिक एसिड मिलाएंगे तो रस का रंग बेहतर बना रहेगा। अब मलमल के कपड़े से छानकर 82 से 85 डिग्री सेल्सियस पर उबाल आने तक गर्म करेंगे। इसके बाद जीवाणु रहित कांच की बोतलों में ऊपर तक रस भर देंगे और इस मशीन से ढक्कन लगाकर सील बंद कर देंगे। भरी बोतलों को अब मलमल के कपड़े या टाट की बोरी से लपेटकर गर्म पानी से पाश्चुरीकृत करेंगे। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया 25 मिनट तक चलेगी। इसके बाद बोतल को निकालकर ठंडा करेंगे और लेबल लगाकर बाजार भेज देंगे। रस निकालने के बाद फल का जो गुदा बचा रह जाता है वो भी जैविक खाद बनाने में काम आ जाता है। दूसरी ओर इस गुदे से बीज निकालने के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विश्वविद्यालय ने छोटी छोटी मशीनें बनाई है। प्रसंस्करण के लिए सरकार कई तरह की सुविधाएं भी दे रही है। जो किसान छोटे स्तर पर काम शुरू करना चाहते हैं वो इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो।
बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कड़ी मेहनत और सूझबूझ से आज ये मुकाम हासिल किया है। ये हरियाणा के रहने वाले विजेंद्र गोयल हैं। न केवल इन्होंने आधुनिक खेती को अपनाया बल्कि दूसरे किसानों को भी कृषि के क्षेत्र में कुछ नया कर दिखाने के लिए उकसाया है, यानी कि प्रोत्साहित किया है। तो आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। विजेंद्र गोयल का जन्म लाडवा गांव कुरुक्षेत्र हरियाणा के किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने अपने परिवार और गांव के अन्य लोगों को खेती करते देखा था। इन्होंने अपनी शिक्षा इसी गांव में प्राप्त की थी। जब वे महज 11 साल के थे तब एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके पिता को उनकी नजरों में नायक बना दिया था और यही उन्होंने फैसला किया कि वे अपने जीवन में ऐसा काम अवश्य करेंगे जो उन्हें कृषि पंडित का खिताब दिलवा सके। खेती के शुरुआती दिनों में परंपरागत खेती को ही अपनाया। वो अपने खेतों में अन्य किसानों की ही तरह धान गेहूं ही उगाते थे। बेशक उनके पास जमीन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि खेती में कुछ नया करके ही अपनी अलग पहचान बना सकेंगे और अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकेंगे। लिहाजा उन्होंने खेती में विविधता लाने का फैसला किया और वे धान और गेहूं के साथ साथ अनेक सब्जियां उगाने लगे। सफलता मिलने के बाद इन्होंने फसलें उगाने के साथ साथ खुद बीज तैयार करने और उन्हें बेचने का काम भी शुरू किया। इससे उनकी अपनी आय तो बढ़ी ही साथ स्थानीय किसानों से उनका एक संवाद भी कायम हुआ। विजेंद्र गोयल कृषि से संबंधित जानकारियों के लिए हमेशा कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रखते थे। इसी बीच उन्हें वैज्ञानिकों से फूलों की खेती के बारे में जानकारी मिली। फूलों ने विजेंद्र गोयल को आकर्षित किया और उन्होंने फूलों की खेती करने का अहम निर्णय ले लिया। विजेंद्र गोयल ने गेंदा, रजनीगंधा और अन्य फूलों को अपने खेत में उगाया। स्थानीय किसान भी देखते कि धान और गेहूं की खेती करने वाले विजेंद्र गोयल के खेतों में अहम किस तरह फूलों की बहार आई हुई है। वो ये भी देखते कि फूलों की खेती विजेंद्र गोयल के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। विजेंद्र गोयल अपने खेत में स्वयं मेहनत करते थे। वे जानते थे कि खुद की गई मेहनत से ही इंसान कामयाब होता है। विजेंद्र गोयल की कामयाबी का रथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। स्थानीय लोग उन्हें अपना मार्गदर्शन मानने लगे। विजेंद्र गोयल किसानों के दुख और समस्याओं को अपनी ही समस्या समझते हैं और उन्हें सही राह दिखाते हैं। विजेंद्र गोयल ने अपनी पुश्तैनी और परंपरागत खेती को नए आयाम दिए हैं। फूलों की खेती ने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान तो की ही है, साथ ही उन्हें एक प्रगतिशील किसान के रूप में पहचान भी दी है। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के सफल किसान से हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग एरिया के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारे किसानों के लिए सरकार हमेशा सोचती है, इसलिए समय समय पर ऐसी योजनाएं लेकर आती है जिससे कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। मछली पालन अब हमारे देश में एक उभरते हुए व्यवसाय के रूप में सामने आ रहा है। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि खेती किसानी के साथ साथ मछली पालन तो कर रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग के लिए भी मछली पालन एक आकर्षक विकल्प बन चुका है। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आप मछली पालन को आसानी से अपना सकते हैं, चाहे आपके पास छोटा सा तालाब ही क्यों ना हो। युवाओं के लिए ये एक अच्छा विकल्प उभर कर सामने आ रहा है। तो किस तरह से आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं इस योजना से मछली पालन, आइए जानें। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है और देश में काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए बड़ी कवायद करते हुए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पादक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इसके अलावा साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगुनी करने में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं और कैसे। PMMSY योजना के अंतर्गत सरकार 3 लाख रुपए का ऋण देती है। इसमें ये लाभार्थी हो सकते हैं, यानी मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, स्वयं सहायता समूह, मछली पालन क्षेत्र, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, मछली पालन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, संपर्क नंबर, बैंक खाते का विवरण, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट PMMSY.dof.gov.in पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है PMMSY.dof.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, अथर्ववेद में कहा गया है कि धरती हमारी माता है और हम उसके बच्चे हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को पालती पोसती है, ठीक उसी तरह धरती भी हमारा पेट भरती है। लेकिन अब धरती की सेहत जो है वो बिगड़ती जा रही है और उसके लिए हमारे पास कई विकल्प हैं जिससे हम धरती की सेहत को एक बार फिर से हरा भरा कर सकते हैं।
अब एक विकल्प उभर कर सामने आ रहा है जिसका नाम है प्राकृतिक खेती, जो पहले भी हमारे किसान किया करते थे और आज एक बार फिर हमारी सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग। कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं। जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है, लेकिन समस्या ये है कि जैविक खेती भी पूरी तरह रसायन मुक्त नहीं है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। इसमें 2 तरह की खाद होती है, जीवामृत और घन जीवामृत। खाद 2 तरह से बन सकती है। मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधों के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खास तौर से कर्नाटक में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है। आज से लगभग 50 साल पहले हम सब लोग प्राकृतिक खेती ही करते थे, जिसमें सबसे कम बाहर से संसाधनों का प्रयोग करते थे, बल्कि जो प्रकृति के साथ में तालमेल करते हुए हम जो फसल उगाते हैं उसी को प्राकृतिक खेती कहते हैं। इसमें बाहर से हस्तक्षेप कम से कम होता है, तो इसमें हमें उन्हीं चीज़ों का चुनाव करना पड़ता है जिनका प्रकृति के तालमेल हो। एक तो हमें प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है, साथ साथ में हमने फसलों का इस प्रकार से चुनाव करना पड़ता है कि जो एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हो। और महत्वपूर्ण कब होती हैं कि वो अगर एक फसल के बाद दूसरी फसल लेते हैं तो उसमें लाभ मिले। और इसमें जो सबसे प्रमुख फसल आती है वो दलहनी फसलें आती हैं, क्योंकि दलहनी फसलों में क्या खासियत होती है कि इनकी जड़ों में खास किस्म के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन को लेते हैं
और पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। और पौधे को उपलब्ध करवाने के साथ साथ में जब हम फसल को काट लेते हैं तो काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन हमारी ज़मीन के अंदर रह जाती है, जो कि अगली फसल के काम आ सकती है। इसी तरह से कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें उछली रहती हैं, ऊपर रहती हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें गहरी जाती हैं। जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो इनमें फसलों का जो चुनाव है वो इसी प्रकार से किया जाता है कि एक फसल गहरी जड़ वाली और जो अगली फसल आएगी वो उथली अगर जड़ वाली लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जो पोषक तत्व हैं वो ऊपर नीचे से लेते हैं, तो इससे पोषक तत्वों का आपूर्ति होती रहती है। इसके साथ साथ में जो दूसरा तरीका किया जाता है वो ये किया जाता है कि उसमें हम लोग आजकल जो जीवाणु खाद हैं उनका अगर प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी किसान इसको करते थे, अभी भी करते हैं, तो उससे नेचुरल फार्मिंग और मदद मिल जाती है, क्योंकि ये भी नेचर के अनुकूल ही हैं, प्रकृति के अनुकूल ही हैं। उनका प्रयोग करके भी हम इसकी खेती को कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब नेचुरल फार्मिंग आती है तो उनमें फसलों का और किस्मों का चुनाव मौसम के और एरिया के अनुरूप किया जाता है कि उन्हीं फसलों को चुना जाता है जिनके अंदर कम से कम बीमारी लगती हो, कम से कम कीट लगते हों, जो कम पानी में आ सकें। और उसी चुनाव के आधार पर जब हम करते हैं, और इस प्रकार की फसलों में जो सबसे प्रमुख स्थान है वो है मोटे अनाज वाली फसलें, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो ज्वार हो, चाहे वो रागी हो, चाहे इसी किस्म की जो फसलें हैं ये कम पानी लेती हैं लेकिन पैदावार अच्छी देती हैं। दूसरी फसलें आती हैं दलहनी फसलें, जो कम पानी के साथ साथ में कम संसाधनों के साथ साथ में अच्छी पैदावार दे सकती हैं। और तीसरा नंबर आता है तिलहनी फसलों का। तो इस प्रकार से जब ये फसलें लेते हैं तो इनका जो तालमेल होता है उससे हमें ज़्यादा अच्छा उत्पादन मिलता है और कम देखभाल से हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती में हम बाहर से संसाधनों का प्रयोग कम करते हैं, बल्कि प्रकृति से तालमेल करके इस प्रकार से फसल ले लेते हैं कि जैसे हमारी कुछ फलदार बहुवर्षीय पौधे हो गए, कुछ एक वर्षीय हो गए, और कुछ फसलें ऐसी होगी जो दलहनी और दूसरी मोटे अनाज हो गए। तो उनके तालमेल से जो खेती की जाती है उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ ही हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद करेंगे कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप हमारे इस कार्यक्रम को आसानी से देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।